हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूँ जेईई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो जेईई की इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन जो है वो काफी अच्छा चैप्टर है। यहाँ पे से आपको कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, और आपको जो फॉर्मूलेज हैं वो तो याद ही रखना है। मेन इसका रहता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। बाकी सारी की सारी चीजें अपन बेसिक से चलते जा रहे हैं, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब समझते हैं एक लॉ जिसका नाम है रॉल्स लॉ। बहुत इजी सा लॉ है, आपको बहुत मजा आने वाला है। देखो क्या है, रॉल्स लॉ इन इट्स जनरल फॉर्म कैन बी स्टेट एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, इधर आप फिर से समझते हैं। फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, सबसे पहली टर्म आ गई पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल। दूसरी टर्म आ गई अपनी कौन सी, वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलाटाइल कंपोनेंट। ठीक है, और फिर है आपका कुछ नहीं है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन आप सभी जानते हैं, पीछे ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, कोई भी कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट, ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर क्या होता है और वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है, चलो अपन इसको समझते हैं। सबसे पहले वोलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है। वोलेटाइल कंपोनेंट एक ऐसी चीज, मान लो मैंने क्या करा हुआ है, यहां पर मैंने पानी रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर है पानी, ओके, ठीक है, और यहां पर मैंने रखा हुआ है एक रेत मतलब सैंड रखी हुई है, सैंड। ठीक है, या फिर आप मानना चाहो तो स्टोन मान लो। अब क्या हो, अगर मैं इसको हीट करूं या फिर कुछ देर तक रखा रहूं, ठीक है, दोनों को हीट कर रहा हूं, तो ये जो है ये उड़ना स्टार्ट कर दे। ये क्या कर दे, उड़ना स्टार्ट कर दे। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये अब क्या हो गया, वोलेटाइल कंपोनेंट। ये हो गया वोलेटाइल कंपोनेंट। ठीक है, अब जबकि मैं जब इसको हीट कर रहा हूं ना, तो ये क्या कर रहा है, ऊपर नहीं उठ रहा है। क्यों, क्योंकि रेत है। रेत को कितना भी गर्म कर लो, ऐसे तो रेगिस्तान खाली हो जाता, इतनी गर्मी पड़ती है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो रेत है वो उड़ती नहीं है, और जो चीज उड़ती नहीं है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। क्लियर, समझ में आ गया। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, हीट देने पे उड़ जाए वोलेटाइल, हीट देने पे ना उड़े नॉन वोलेटाइल। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब पार्शियल क्या होता है। पार्शियल का मतलब है कोई सिर्फ एक, आधा। पार्शियल मतलब आधा होता है। ध्यान से सुनो, अब मेरे पास अगर मिक्सचर है ए और बी का, जिसमें से मैं सिर्फ एक के प्रेशर की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ प्रेशर ऑफ ए की, प्रेशर ऑफ सिर्फ ए की, मिक्सचर दोनों का है मेरे पास, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ ए की, तो मैं क्या बोलूंगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन मैं ध्यान एक पे दे रहा हूं, तो आप क्या बोलते हो, सर पार्शियलिटी कर रहा हूं। ठीक है, तो वही तो चीज है यहां पे भी। क्लियर, चलो अब अपन इसको समझते हैं। रॉल्स लॉ क्या है। रॉल्स लॉ क्या बोल रहा है कि मेरे पास मान लो एक मिक्सचर है ए और बी का, ठीक है, लिखा हुआ है, और फॉर एनी वेपर प्रेशर, ठीक है, प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। अब समझना, ए और बी दोनों उड़ सकते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों के दोनों उड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिख लो ए एंड बी बोथ आर वोलाटाइल। ठीक है, ये अपनी कंडीशन नंबर 1 है, दोनों के दोनों उड़ सकते हैं। ठीक है, बस एक पहले उड़ जाता है और एक कम पे उड़ रहा है। अब अभी अपन डिस्कस करेंगे वो। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो क्या बनेगा, प्रेशर बनेगा प्रेशर। ठीक है, तो वो जो पार्शियल प्रेशर सिर्फ एक का रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर ए और बी हैं, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ अगर ए की, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर रहेगा उसको मैं पी ए से शो कर रहा हूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा उसके मोल फ्रैक्शन की।
ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये बस इतना ही है, बताओ कितना सा, इतना सा तो है। अब ध्यान सुनो, अब क्या होगा, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं तो जैसे मैंने पी ए लिखा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो मुझे मिलता है पी नॉट ए चाई ए। ये इक्वेशन नंबर 1 बना ली। ठीक है, सेम अगर मैं बी के लिए निकालूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी चाई बी। सर ये पी नॉट क्या है, ए और बी तो कंपोनेंट है। ठीक है, पी नॉट क्या है, पी नॉट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ टोटल प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट, वैसे तो ऐसा लिखना चाहिए कि प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। क्लियर है, मतलब जब वो अकेले प्रेजेंट होता, खाली प्रेजेंट होता, तो जो उसका वेपर प्रेशर आता वो है पी नॉट, लेकिन अभी तो ये मिक्सचर में प्रेजेंट है ना, इसलिए यहां पे अपन पी नॉट ए लिख रहे हैं। क्लियर है ना, समझ में आ गया, दोनों चीज अलग अलग होती हैं भाई, ऐसा नहीं है ना। चलो समझ में आ गया, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं अब आपसे पूछता हूं कि बताओ टोटल प्रेशर कितना बना, तो आप बोलते हो सर पीटी इज इक्वल टू बनेगा जितना वेपर प्रेशर होगा ए का और जितना वेपर प्रेशर होगा बी का। ठीक है ना, उन दोनों का अगर मैं सम कर दूं, पार्शियल प्रेशर दोनों कंपोनेंट का सम कर दूं तो वो पी टोटल आ जाएगा। तो पी टोटल क्या बन रहा है भाई, पीटी इज इक्वल टू बनेगा पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी चाई बी। और हम सभी जानते हैं, एक मैंने आपको याद कराई पीछे, क्या था, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू होता है 1। और अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं चाई बी को चाई ए के टर्म में, तो कैसे लिखूंगा, चाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस चाई ए, ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखना, क्यों लिख रहे हो, ग्राफ के तरीके से भी समझ के देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए चाई ए प्लस पी नॉट बी, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, माइनस पी नॉट बी चाई ए। सही है, ठीक है, चाहिए जरा थोड़ा सा कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा पी नॉट ए माइनस ये आपका पी नॉट बी चाई ए कॉमन प्लस पी नॉट बी इज इक्वल टू पी टी। तो क्या ये आपको थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसी नहीं दिख रही है, बिल्कुल दिखती है। हमें क्या दिखता है, हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा दिख रहा है। तो इनका जो ग्राफ बनेगा एकदम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जैसा ही बनेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब मेन चीज याद क्या रखें, यही क्वेश्चन है ना, याद आपको सिर्फ ये रखना है, पी नॉट ए इज इक्वल टू पी नॉट ए चाहिए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर होता है। क्लियर है ना, समझ में आ गया, तो इसको बस याद रखोगे। और मोल फ्रैक्शन मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो लिख लो कि चाई ए को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, एन ए डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो चाई बी क्या हो जाएगा, चाई बी भी सेम हो जाएगा, बस यहां पर कंपोनेंट में बी हो जाएगा और एन ए प्लस एन बी होगा। क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा आगे समझते हैं आपका ग्राफ से लेके। ठीक है, ये बहुत इजी बन गया ना अपना। चलो अपन आगे चलते हैं। आगे समझो, अगर मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं तो कैसे बनेगा, एक साइड है वेपर प्रेशर, दूसरे साइड है आपके चाई मतलब मोल फ्रैक्शंस। क्लियर है, ठीक है। अब दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। दो बाइनरी सॉल्यूशन में मतलब कि चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि चाई ए 1 है, सिर्फ ये 1 है, मतलब सिर्फ चाई ए प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर b कितना होगा, b आपका 0 हो जाएगा। क्लियर, b आपका 0 हो जाएगा। अगर यहां पर b आपका 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर है ना, यहां पर अगर b 0 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। क्लियर है ना, समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। याद रखना दोनों का सम 1 ही होता है, दोनों का सम 1 होता है सिर्फ। क्लियर है ना। चलो अब अपन इसको जरा समझते हैं।
ध्यान से देखना, अगर यहां पर सिर्फ चाई ए प्रेजेंट है तो जो वेपर प्रेशर बनेगा वो किसका बनेगा, प्योर ए का। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पर आपका बन गया प्योर ए का, तो ये बन गया आपका पी नॉट ए। क्लियर। अगर यहां पर सिर्फ चाई बी प्रेजेंट है और अगर मैंने उसको हीट दिया तो वेपर प्रेशर किसका बनेगा सर, सिर्फ किसका बनेगा, आपका पी नॉट बी का बनेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए का वेपर प्रेशर ज्यादा बन रहा है बी से, वरना आप अभी मुझसे बोलोगे कि ये ऊपर क्यों है, ये नीचे क्यों है। ठीक है, अपन ये मान के चल रहे कि एक ज्यादा वॉलेटाइल है, एक उससे थोड़ा सा कम वॉलेटाइल। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब ध्यान से देखना, जैसे जैसे मोल कम होगा प्रेशर बन रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वेपर प्रेशर जो है प्योर वाला वो कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा और वो जीरो की ओर आन पड़ेगा। ठीक है, स्टेट बनेगा, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है। ठीक है, और सेम इसमें क्या होगा, जैसे ही पी नॉट बी प्योर है, आप अब क्या होगा, मोल कम हो रहे हैं, मोल फ्रैक्शन कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर गिरेगा 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 और जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये है आपका पीबी और ये क्या है पीए, और इन दोनों के बीच में जो बनता है वो क्या बनता है, आपका टोटल वेपर प्रेशर मतलब पीटी। तो कितना बनेगा वो, पी ए प्लस पी बी। देखो स्ट्रेट लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन ही बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही तो मैं आपको बताया था अभी। ठीक, सही है ना। याद रखना, बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो आपका मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है ना, ऐसे। इसीलिए यहां पर एक साइड अगर 1 है तो एक साइड 0 है, एक साइड अगर 0 है तो एक साइड 1 है, तो ये बी है तो ये ए होगा। ठीक है, यहां पर आपका ए 1 है, ये B1 होगा, सही था वो पहले, ये B1 होगा। क्लियर है, समझ गए ना। तो आपको ऐसे समझना है। ठीक, चलो, तो ये अपना किसका हो गया, वेपर प्रेशर के बारे में अपन ने समझा अच्छे से। अब अगर केस 2 की मैं बात कर रहा हूं, एक नॉन वॉलेटाइल हो जाए और एक वॉलेटाइल हो जाएगा, फिर क्या होगा, तो आगे समझ। चलो, कंडीशन 2, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए तो मेरा वॉलेटाइल है, ए तो मेरा वॉलेटाइल है, मतलब ये हवा हवाई हो जाएगा, ये हो जाएगा हवा। ठीक है, मतलब उड़ जाएगा। और बी क्या है मेरा, नॉन वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल वोलाटाइल, मतलब ये हवा हवाई नहीं होगा, हवा में नहीं उड़ेगा। ठीक है, ये धरती पर रहेगा, डाउन टू अर्थ बंदा है ये। चलो, अब क्या होगा फिर सीन, क्या होगा बताओ। तो सर यहां पर क्या होगा ना, अपन क्या पढ़ रहे थे, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होता था। सही बात है, ठीक, ओके। लेकिन अब हमने ये पाया कि पी बी तो उड़ेगा ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। पी भी तो उड़ेगा ही नहीं ना, क्यों, इसके अंदर अगर ए है, ठीक है, ये आपका लिक्विड 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 है, और यहां पे मैंने सॉल्ट डाल दिया, पत्थर डाल दिया मान लो। ठीक है, तो क्या होगा, ये पानी तो खाली हो जाएगा लेकिन ये रह जाएगा, ये रह जाएगा। अच्छा, थर्स्टी क्रो वाला आपने एग्जाम्पल सुन लो अच्छा से। उसने क्या करा था, बोतल के अंदर क्या डाला था, पानी की बोतल के अंदर पत्थर डाले थे। पत्थर अगर मान लो बहुत टाइम हो जाता, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो पानी सूखता ना, पत्थर तो बोतल के अंदर ही रह जाते, है कि नहीं। तो वही चीज है, तो पत्थर क्या है आपका, नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है ना, समझ गए। चलो, तो यहां पर प्रेशर किसका बनेगा, सिर्फ ए का बनेगा, और ए क्या होता है अपना, पी नॉट ए चाई ए होता है, इज इक्वल टू हो जाता पी टोटल। पी टोटल की जगह पी एस भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बार थोड़ा सा ओपन करके मैं लिख देता हूं इसको, अपन एक चीज और लिख सकते हैं, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ नहीं चाहिए तो है। अब ग्राफ में क्या होगा, ग्राफ में भाई साहब बहुत इजी सी चीज होगी। यहां पर सिर्फ चाई ए आपका प्रेजेंट है, तो चाई ए यहां पर 1 होगा, बाकी है ही नहीं, प्रेशर बन ही नहीं रहा, तो क्या ही बनाओगे। ठीक है, तो यहां पर आपका बनेगा प्योर का वेपर प्रेशर पी नॉट ए, और ये धीरे 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 किसकी तरफ जाएगा, एंड की तरफ जाएगा, इधर सॉरी, इधर की तरफ जाएगा, वो नीचे जाता जाएगा।
ठीक है, याद रखना यहां पर बी वाली लाइन नहीं बनती, क्यों? क्योंकि प्रेशर ही नहीं बन रहा है, प्रेशर नहीं बनेगा तो बी की लाइन बना के फायदा ही नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये था आपका दूसरा कंडीशन, बहुत इजी था। ये जब आपसे पूछ सकता है जब आपसे वो बताएगा लिक्विड और सॉलिड के बीच में, लिक्विड और सॉलिड के बीच में जब वेपर प्रेशर आपको पूछ लिया किसी ने रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो आपको ऐसे बताना है। और पीछे वाला केस अपन समझ सकते हैं किसके लिए? लिक्विड लिक्विड फेसेस के लिए। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं इधर, क्योंकि इधर तो अपना भर गया है। ये किसके लिए है भाई? लिक्विड लिक्विड फेस, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ये अप्लाई होता है। ठीक है, अगर दोनों उड़ सकते हैं तो, है ना, दोनों, वैसे तो लिक्विड उड़ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है? लिक्विड और सॉलिड के लिए। क्लियर है? दोनों में कंटेनर क्लोज्ड है, वरना प्रेशर नहीं बनेगा अच्छे से। क्लियर? चलो इतना लिखो, फिर आगे चलो। हम पढ़ रहे हैं रॉल्स लॉ, और इनकी बात ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या है ये? आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, डिफरेंसेस है, लेकिन अपन उसको समझेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात तो जो भी रॉल्स लॉ का लॉ फॉलो करता है, ठीक है, वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। जो नहीं करते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, मतलब कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। चलो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, तो आपको पूरा ये डिफरेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलता है, ध्यान से देखना। ठीक है, मेरे पास तीन बीकर प्रेजेंट है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल मतलब कि भैया ये सबके आदर्श, ऐसा है कि एकदम इंस्पायर करता हो सबको, ऐसा समझ लो। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन ये बोलता है अगर मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी को मिक्स कर रहा हूं, ए एंड बी मिक्सिंग कर रहा हूं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? ए और ए के सिर्फ प्रेजेंट होंगे, ए और ए मॉलिक्यूल सिर्फ प्रेजेंट होंगे, और बी अकेले प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ में आ गया? जब मैं इन दोनों को मिक्स करूं, जब मैं इन दोनों को मिक्स करूं, किसको? ए और ए को और बी को, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा? ए और बी मिलेगा, राइट? यही होगा ना, मिक्सिंग के ऊपर मुझे यही मिलेगा। तो यहां पे इन सबका इंटरेक्शन इक्वल हो, मतलब जितना यहां पर फोर्स था, ठीक है, यहां पर ए और ए के बीच में जितना फोर्स बी और बी के बीच में था, जब सॉल्यूशन बन जाए ए और बी, उतना ही फोर्स इनमें भी हो। ये क्या बोलते, ये कौन होते हैं? ये होते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है वही प्रेशर कैलकुलेटेड आए। ठीक है, कैलकुलेटेड प्रेशर और ऑब्जर्व प्रेशर में कोई भी डिफरेंस नहीं आए, उसको वो क्या होते हैं? आपके आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, ये वही बात हो गई जैसा दोस्त मेरा, तीन दोस्त हो आप सभी, ठीक है, ये मैं बताता हूं आपको। देखो, तीन दोस्त हो आप सभी, तीन दोस्त है भाई हम, ठीक है, ये अब ये मत बोलना सर पैर कहाँ गए, ये लो भाई पैर बन गए। ठीक है, जितनी मेरी इसके साथ बनती हो और जितनी मेरी इसके साथ बनती हो, अब जरूरी थोड़ी ना कि इन दोनों की भी साथ में एक दूसरे से सेम ही बनेगी, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है कि जितना, अगर मैं इसके साथ 5 बातें शेयर कर रहा हूं, ठीक है, और इसके साथ ही मैं 5 बातें शेयर कर रहा हूं, तो ये जो लोग हैं आपस में जब मिल रहे हैं तो ये भी 5 बातें शेयर करें। समझ गए? ये आपका क्या कहता है? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन आप सभी जानते हो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हर दोस्त सेम नहीं होता है, सबको पता है। ठीक है, तो यहां पर कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, इसीलिए आइडियल सॉल्यूशन सिर्फ हाइपोथेटिकल है, ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कुछ कुछ एग्जांपल अपन बस देखेंगे उसके। क्लियर? समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अब ये क्या कहता है? अब यहां पे समझना, अब बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगर ए और ए के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, समझ गया ना, ए और ए का बीच में जो है इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, ए और ए का बीच का जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ठीक है, और बी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ठीक है, लेकिन जब मैंने इनको आपस में मिलाया,
तो यहां पर क्या हो गया, ए और बी जब मिले तो इनका जो इंटरेक्शन है वो वीक हो गया, वीक इंटरेक्शन हो गया। क्यों, इनकी बनती आपस में थी लेकिन हमने एक दूसरे से मिला दिया। ठीक, जैसे इंट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट को खुद के साथ ही बस मजा आता है, ठीक है, बाकी किसी से मिला दोगे तो वो उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती है। समझ में आ गया ना। जैसे कि ये जो बंदा है ये अभी इंट्रोवर्ट है, मान के चलो, अभी वो वाला एग्जांपल छोड़ो, ये इंट्रोवर्ट है, इसको भैया अकेले में ही बनती है, अकेला ही रहना चाहता है। अब आपने क्या कर दिया ना, आप क्या कि चल 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 मैं भी बैठ गया हूं तेरे साथ, मैं भी बता, तो अब आपके साथ कंपैटिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आपका जो सॉल्यूशन है वो सही से नहीं बैठ रहा है। क्लियर। तो देखो, क्योंकि वीक इंटरेक्शन है तो प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो जो मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं, पी ऑब्जर्व हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा पी कैलकुलेटेड से, क्योंकि इंटरेक्शन वीक है, प्रेशर बहुत ज्यादा बनेगा। इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, चलो अब अलग एक एग्जांपल और ले लो, नेगेटिव भी तो समझेंगे ना। अब उल्टा कर दो, ठीक है, अब ए और ए का बीच का जो इंटरेक्शन है वो वीक हो, वीक इंटरेक्शन, बी और ए और ए का, बी और बी का भी क्या है, वीक इंटरेक्शन है। लेकिन जब मैंने इनको आपस में मिलाया, जैसे कि हम सभी हैं, मैं बताता हूं, अभी ए और बी को मिलाया तो इनका बन गया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ठीक है, अब एग्जांपल, यही बंदा, ठीक है, ये अपना खत्म हो गया भाई इंट्रोवर्ट वाला। ठीक है, चलो ये शेयरिंग सब खत्म, अब दूसरा समझते हैं। अब ये बंदा कौन है, मैं हूं ये, ठीक है, थोड़ा बहुत मैं हूं और मेरे बाकी जैसे दोस्त हैं। ये कौन है, ये है एकदम ही एक्सट्रोवर्ट, आहा कि आओ हमसे बात करो। अब जब ये अकेला बैठता है तो इसको ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब होने लगती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब हो रही है भाई। मतलब इसकी खुद के साथ नहीं बन रही, इसकी खुद के साथ नहीं बन रही है। अब जब ये 2-3 यारों से मिल जाए, ठीक है, मिक्सिंग हो जाए इनकी, एकदम क्या हो गया, अब चिल है ये बंदा। अब ये जो है ये क्या होगा, एकदम चिल है, यहां तू यहां की बात कर, तू क्रिकेट की बात कर, तू पॉलिटिक्स की बात कर, सब बात कर। ठीक है, अब ये खुल गया। मतलब क्या हो रहा है, मिक्सिंग के टाइम पे इनकी इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है लेकिन अकेले बैठने पर नहीं बन रहा है। मतलब इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो आपको प्रेशर भी ज्यादा देना पड़ेगा, टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा, वो हवा में ज्यादा तेजी से नहीं उड़ेंगे। ये हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन। मतलब कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो जो पी आप ऑब्जर्व करना चाहते हो वो हमेशा कम आएगा पी कैलकुलेटेड से, पी कैलकुलेटेड से। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये क्या पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। अब थोड़ा आगे चलते हैं, समझते हैं डिफरेंसेस को। वापस से आ जाओ, ये देखो क्या लिखा है, ऑर्बिस रॉल्स लॉ, बिल्कुल सही, आइडियल है, कर सकता है। अब ये क्या है, ये तो कुछ लॉ फॉलो नहीं करेंगे, ये फॉलो नहीं करते। अब पी ऑब्जर्व और पी कैलकुलेटेड सेम आते हैं, मैंने आपको अभी बताया। पी ऑब्जर्व ज्यादा आएगा पी कैलकुलेटेड से पॉजिटिव डेविएशन में। क्यों, अब ये क्या ज्यादा उड़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा उड़ रहा है। अब यहां पर ये नेगेटिव डेविएशन में तो पी ऑब्जर्व जो है वो कम आएगा पी कैलकुलेटेड से। क्यों, क्योंकि वो तो अपने में मजे कर रहे हैं ना, आपस में उनकी मिक्सिंग बहुत अच्छी हो गई है। अब देखो क्या लिखा है, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर नियरली इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। जब ये अकेले बैठे हैं तो भी बन रही है, जब ये साथ में हो गए, जब ये दोनों साथ में हो गए तब भी बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एकदम आइडियल है ना, यही तो है। चलो अब यहां पे देखो, द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी आर ग्रेटर देन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ बिटवीन ए एंड बी। जब ये अकेले बैठे हैं, इंट्रोवर्ट है, अकेले बैठे हैं तो मजा आ रहा है, लेकिन जब मिक्सिंग कर दी भैया तो वहां अब मजा नहीं आ रहा है। ये क्या हो गए, ये क्या हो गए, वीक हो गए। ठीक है, ये हो गए वीक। Clear? Same. The intermolecular forces between A and B are lesser than the intermolecular forces between A and B. अब इनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा है, वो कहते हैं ना 3 यार 4 यार मिल जाएं तो वो वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये यार मिल गए अच्छे, इनकी आपस में नहीं बनती, एंजाइटी डिप्रेशन होने लगता है, लेकिन इधर बनती है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखो एच मिक्सिंग, याद रखना
याद रखना एच मिक्सिंग क्या होता है, एच मिक्सिंग नियरली जीरो होती है, ठीक है, मतलब ना तो रिलीज हो रही है एनर्जी ना एब्जॉर्ब हो रही है, सेम ही है। यहां पर वॉल्यूम मिक्सिंग भी में भी कोई चेंज नहीं आता है। अब एस मिक्सिंग एंट्रोपी याद रखना, मिक्सिंग के टाइम पे एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, और जी मिक्सिंग भी, ठीक है, इसमें नहीं है मगर आइडल में। अब यहां पे देखो एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो क्यों हो रहा है इसको थोड़ा समझ लो। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन ए एंड एन बी आर ग्रेटर। अब जब ए और ए का आपस में ही बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जब आपको बनाना है ए और बी, तो आपको कुछ बहला के फुसला के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप अच्छा फील कर रहे हैं इधर, ठीक है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो इसलिए ये ग्रेटर है, ठीक है। और वी मिक्सिंग भी ग्रेटर है। जब भी मिक्स होगा तो यहां पर जीरो से ही कम आएगी एंट्रोपी, जब मिक्सिंग के टाइम पे एंट्रोपी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होती है, मैंने आपको बताया, और जी मिक्सिंग लेस देन जीरो होती है, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको लगभग सेम ही दिख रहे हैं, देखो दोनों में बस यहां पर चेंज है, इनकी आपस में बनी नहीं रही, बहला के फुसला के क्या, वो तो जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे बाहर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एच मिक्सिंग क्या है, लेस देन जीरो है, ठीक है, और वी मिक्सिंग भी लेस देन जीरो है, क्लियर। तो ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल होते हैं इनके ऐसे, कहां गए ये वाले एग्जाम्पल है, बेंजीन एंड टोलुइन, सेम ही सेम है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है ऐसे जो एग्जाम्पल है ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता आइडियल सॉल्यूशन जैसे। इनके एग्जाम्पल देखो क्या है, पॉजिटिव डेविएशन में CCl4, C6H5, C6H6, C2H5OH और H2 लगभग सेम वाले ही हैं आपके पास, ठीक है। जब भी आपको CCl4 दिख जाए तो आप आंख बंद करके पॉजिटिव डेविएशन लगा देना, लेकिन आजू बाजू भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो इसकी बात करो, यहां पे देखो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन में होता है एसिड, तो ये एसिड में आप जब भी आपको दिख रहा है तो नेगेटिव डेविएशन लगाना, और आपका CHCl3 आपको जहां पे दिख रहा है तो नेगेटिव डेविएशन लगाना, क्लियर है, ठीक। अब यहां पर इसकी बात, ग्राफ कैसा बनता होगा उसकी बात, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। अपन ने क्या पढ़ा था आइडियल सॉल्यूशन में, कैसा बनता था ग्राफ, ऐसा ऐसी बनता था, ठीक है, ठीक। तो ये क्या था आपका पीटी था ना, पीटी क्या बताता था, PA प्लस PB बताता था, सही है, ठीक है। तो मतलब जितना ऑब्जर्व कर रहे हो उतना ही बन रहा है, लेकिन देखो पॉजिटिव में क्या बनेगा, पॉजिटिव में अगर ये आइडियल है, ठीक है, ये अपना आइडियल है, इसके कंपैरिजन में अगर मैं बनाना चाहूं तो मुझे ग्राफ कैसा मिलता है, ऐसा थोड़ा उठा उठा, क्यों, क्योंकि इनका प्रेशर जो है वो क्या बन रहा है, ज्यादा बनेगा, और जब इनका पी टोटल आप सम करोगे तो वो भी आइडियल से क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, ठीक है। सेम नेगेटिव डेविएशन में थोड़ा उल्टा हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन में मतलब कि आपको प्रेशर जो है वो कम बन रहा है, किससे, आइडियल से। तो कंपेयर कर लेते हैं, ये हो गया आपका आइडियल का ग्राफ, ये हो गया उसका पी टोटल, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में कैसा बनेगा भाई, ये नीचे आएगा ऐसा, क्यों, क्योंकि प्रेशर कम है, आपस में अच्छी बन रही है ए और बी की, ऐसा, ठीक है। तो आपको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा, क्लियर है। ये मैंने आपको रफ में बताया, मैं आपको बड़े में ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब ध्यान से देखना कि ये नेगेटिव डेविएशन कैसे शो कर रहा है, ठीक। जब भी यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 को मिलाया जाता है, ठीक है, ये अकेले में है, नॉर्मली प्रेजेंट है, जब भी इन दोनों को मिलाया जाता है तो ये आपस में कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, Cl और एक और Cl इधर होगा, ये आपस में क्या कर लेते हैं, ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली तो बताओ क्या होगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम बनेगा तो नेगेटिव डेविएशन के ऊपर आप उछल पड़ोगे, ठीक है। तो ये आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये मैंने आपको नॉर्मली आपको समझाया, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा बन सकता है, क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बेस्ड भी बन सकता है, और ऐसे भी पूछ लेगा कि CCl4 और इसका सॉल्यूशन कौन से में आता है, पॉजिटिव में या नेगेटिव में, ठीक है। सॉल्यूशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो याद रखना ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना करा रहा हूं उतना करके जाओगे, आराम से आपको क्वेश्चन बनेंगे, क्लियर है। चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते। अब एक बहुत अच्छा सा टॉपिक आता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, मैं आपको बताता हूं। ये टॉपिक है आपका कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होते हैं, देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बहुत इजी सी चीज है, ध्यान सुनना। द प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट
पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर। अभी तक अपन ने जो पढ़ते आए हैं वो सॉल्यूट की अपन क्या बात करते थे कि भैया इंटरेक्शन क्या है, ये उसका नेचर क्या है, ये सब ठीक है। तो अभी तक अपन ने जितनी भी बात करी है वो करी है नेचर को लेके, ठीक है। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे बात करे, सॉल्यूट पार्टिकल पे बात करे, उनको क्या बोलते हैं अपन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें क्या आती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको सबसे पहले तो स्टार मार्क कर लो, इससे बहुत क्वेश्चंस बने हुए हैं। और आपका ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। फिर आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर, जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपन सबसे पहले से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर लगभग सेम ही है सेकंड केस की तरह, रॉल्स लॉ की। क्या बोल रहा है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है, इट्स वेपर प्रेशर इज लोअर्ड, the vapor pressure of solvent is always greater than the solution of non volatile solute। क्या बोलना चाह रहे हैं वापस से समझ लेते हैं। मेरे पास एक बीकर प्रेजेंट है, ये रहा एक बीकर, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैंने क्या करा हुआ है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है, तो मैं पानी डाल देता हूं भाई। तो ये रहा उसके अंदर एक पानी 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 पानी, ठीक है, ये है इसके अंदर पानी, ठीक है। अब ऊपर मैंने इसका तो होता नहीं है तो अपन ऐसे बना देते हैं, ऐसे, ठीक है। चलिए ये हो गया पानी, मतलब पानी क्या होगा, हवा में उड़ जाएगा, बिल्कुल उड़ जाएगा। ये हो गया H2O, तो मैं इसको बोल सकता हूं वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो गया, ये हो गया सॉल्वेंट, ओके, ठीक है। अब इसने क्या बोला हुआ, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की जगह पे मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, मान के रखो मैंने इसमें डाल दिया है ऐसे क्यूब्स, ठीक है, ब्रिक्स डाल दिए मान लो, ठीक है, मैंने इसके अंदर डाल दिए ब्रिक्स। अब ये नॉन वॉलेटाइल है, हवा में तो नहीं उड़ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया ब्रिक्स। अब ये हो गया अपना क्या, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूट। अब क्या बोल रहा है, जैसे ही मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मतलब ईट को पानी के अंदर डाल दिया तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो अब कम हो गया, किसका, पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है। चल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो, जब अगर सिर्फ अकेला, ध्यान से देखो, अब एक और बीकर है, ये रहा एक और, इसके अंदर सिर्फ अब पानी है, क्या है, सिर्फ पानी है, ये देखो, है ना। अब जब इसके अंदर सिर्फ अकेला H2O प्रेजेंट है, मतलब कि सिर्फ सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा, इसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो हमेशा इसके वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी तो सिर्फ पानी ही उड़ रहा है ना, ठीक है, ये थोड़ी उड़ रहा है, इनके बीच में तो खुद इंटरेक्शन भी आ गया तो वेपर प्रेशर कम हो गया। अब ये क्यों हुआ होगा, दिमाग में आ रहा होगा, चलो मैं अब वो बताता हूं, ध्यान से देखो। यहां पर अगर मैं इसको ढक दूं, ऐसे मैंने इसको अगर ढक दिया, ठीक है, लिड लगा दिया, तो यहां पे जो प्रेशर लगेगा वो सिर्फ लिक्विड मतलब H2O के सरफेस के ऊपर लगेगा, H2O के सरफेस के ऊपर लगेगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ओके, क्लियर। अब यहां पे मैंने जैसे ही इसको हीट दिया, यहां पे भी एक क्या बनेंगे, वेपर बने, मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो यहां पर जो प्रेशर अब लगेगा, ध्यान से सुनो बहुत अच्छे से, यहां पर अब जो प्रेशर लगेगा, ये जो ब्रिक्स प्लस पानी की सरफेस पर लग रहा है भैया, पानी की सरफेस पर प्रेशर लगेगा, तो खुद बताओ ना वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा। यहां पर झेलने के लिए सिर्फ एक ही है जो पानी है, यहां पर उस प्रेशर को झेलने के लिए दो चीजें हैं, एक तो खुद ईट है मतलब ब्रिक है, और वहां पर वाटर है, तो यहां पर वेपर प्रेशर जाहिर सी बात है कम लगेगा। दो लोगों के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो कम होगा, एक के ऊपर लगाओगे तो फेंक जाएगा, है ही नहीं। तो भाई आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, तो अब ये कैसे होता है, ध्यान से सुनो। पी टोटल, पी सॉल्यूशन लिख लेते हैं, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, पीए प्लस पीबी, पीए प्लस पीबी। पीए अपन किसको मान के चल रहे हैं अभी, H2O को मान के चल रहे हैं, और बी किसको मान के चल रहे हैं, आपको ब्रिक्स को लेके मान के चल रहे हैं, ईट को लेके, स्टोन को लेके, पत्थर को लेके, जो भी मानना है, ठीक है, उसको मान के चल रहे हैं। अब बताओ क्या बी का प्रेशर बनेगा,
क्या P का प्रेशर बनेगा? V का प्रेशर ही नहीं बनेगा सर, जीरो हो जाएगा। तो P सॉल्यूशन डायरेक्टली इक्वल होगा किसके? PA के। और PA को मैं क्या लिख सकता हूं? P नॉट A चाई A, राइट, ठीक है। और अगर मैं इसको सॉल्यूट के टर्म में लिखना चाह रहा हूं, क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर ही तो डिपेंड करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर उसके टर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? हम सभी ये जानते हैं बहुत अच्छे से इस क्लास से, स्टार्टिंग से, कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए चाई A प्लस चाई B 1 होता है। और मुझे अगर सॉल्यूट के टर्म में लिखना है तो चाई A इज इक्वल टू जाएगा 1 माइनस चाई B, ठीक है। तो ले आओ चाय, 1 माइनस चाई B लिख दिया। यहां पर क्या बनेगा? P नॉट A माइनस P नॉट A चाई B। ये हो गया आपका P सॉल्यूशन की जरा, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आ जाओ। देखो तो क्या बन रहा है? P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट चाई B। अब ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो मार्क करने वाला है। क्या? इसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको क्या बोला जाता है? लोअरिंग और वेपर प्रेशर। क्यों बोल रहे हैं? ध्यान से सुनो क्या बोल रहा था ये, कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होगा सॉल्यूशन से। तो वही तो बना, देखो अपना भी सेम बन रहा है, P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन बन रहा है, तो वही बना अपना भी। इसको बोला जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनो, वापस से क्या बोला मैंने? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, है ना। अरे आपने तो बोला था इसके अंदर ही पढ़ रहे हैं। अरे भैया रुको रुको, अभी नहीं है, अब बन जाएगी। जैसे ही मैं P नॉट को डिवाइड करता हूं तो चाई B इज इक्वल टू क्या बनेगा? P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या बन रहा है? P नॉट बन रहा है, ठीक है। ये P नॉट, ये P सॉल्यूशन है, P सॉल्यूशन है, और ये P नॉट A है, ये P नॉट A होगा ऐसा, ठीक है ना। यहां पे P नॉट A लिख लेना अच्छे से, ये A लिख लो, ठीक है। ये क्या बना? अब इसको मैं बोल सकता हूं, क्या बोलूंगा मैं? इसको मैं बोलूंगा ये है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बिल्कुल, देखो कंफ्यूज मत हो जाना, यही तो फंस जाते हैं। ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ओके, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या आया था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके। समझ गए? क्यों है? चाई B के इक्वल आ रहा है पूरा का पूरा, देखो ये पूरा का पूरा चाई B के इक्वल आ रहा है, और चाई B क्या है? मोल्स ही है ना, ठीक है। तो यहां पे किसके ऊपर बात चल रही है? नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर बात चल रही है ना, है कि नहीं? नेचर के ऊपर तो बात नहीं चल रही, ये नंबर ऑफ मोल्स आएंगे ना यहां से, Na अपॉन Na प्लस NB, NB अपॉन Na प्लस NB, यही सब चीजें आएगा ना। तो यहां पे इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। क्लियर है? अब आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व मिलेंगे। कैसे? ध्यान से सुनो। ये होगा P नॉट A, P सॉल्यूशन तो सेम होगा, यहां पर बस चाई B को खोल दिया जाता है NB डिवाइड बाय Na प्लस NB, ऐसा, ठीक है। NB Na के सामने NB बहुत छोटा होता है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो आपका जो सीधा साधा सा एक फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? NB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस P सॉल्यूशन डिवाइड बाय P नॉट A, ऐसा, ठीक है। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, तो ये फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखना, ओके, क्लियर। तो ये था आपका क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। इसमें ज्यादा कोई ग्राफ नहीं है, ऐसे समझो,
क्लियर है? चलो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलो अब आता है आपका कौन सा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है। ठीक है, चलो अब ये होता क्या है, ये होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। भाई ये तो आपको डायरेक्ट एक डेफिनेशन दे दी, मैथमेटिकल टर्म दे दिया। सबसे पहले समझो बॉइलिंग पॉइंट को अगर अपन रिलेट करना चाहते हैं वेपर प्रेशर से तो कैसे करेंगे। तो अगर मैं आपके लिए एक ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना, ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, ये है आपका y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। ओके, यहां पर है आपका टेम्परेचर, ठीक है सर, और यहां पर है आपका वेपर प्रेशर। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, स्टार्टिंग में 0 होगा और फिर वो ऐसे 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 वेपर प्रेशर बनाएगा कोई भी चीज। ठीक है, अब मैं ये लेके चल रहा हूं कि ये मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। एक काम करो, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये सिर्फ है मेरा कंपोनेंट ए, कंपोनेंट ए, सिर्फ ए है ये। ठीक है, ये ए। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं अभी जो वेपर प्रेशर आ रहा है ये प्योर ए का आ रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, प्योर ए है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके साथ कुछ भी चीज मिली नहीं है, टेम्परेचर दिया तो इसने वेपर प्रेशर बना लिया। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर एक मार्क लगाता हूं और मैं देखता हूं कि ये जो पॉइंट है ये है आपका 1 atm, 1 atm प्रेशर पर मैंने जैसे ही एक लाइन खींची, ऐसी लाइन, ठीक है, तो उस लाइन में जो एक कट आएगा वेपर प्रेशर के ऊपर, तो उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। उसको मैं बोलता हूं बॉइलिंग पॉइंट, जिसको मैं शो किससे करूंगा, टी और बी से। क्लियर, समझ में आ गया ना? अब फिर से सुन लो, मैंने क्या करा, कंपोनेंट ए लिया, सिर्फ ए, ठीक है, उसको मैंने हीट किया, उसने बनाया वेपर। ओके, वेपर ने उसके सरफेस पे लगाया होगा प्रेशर, तो वो हो गया वेपर प्रेशर। अब अगर उस वेपर प्रेशर को मैं देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं एक एटीएम पर, ठीक है, तो वो जो एटीएम पर जहां पर भी इंटरसेक्शन होता है या फिर जो भी पॉइंट आएगा उस वेपर प्रेशर पर, ठीक है, और वो टेम्परेचर कौन सा कहला जाएगा, फिर बॉइलिंग टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट या फिर टीबी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर है? अब देखो इसको कैसे गिना जाता है। ये किसकी बात हो गई, प्योर ए की। अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने ऐड करा हुआ है नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल सॉल्यूट। ओके, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन बनेगा, ध्यान से सुनना, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूं इस बार, ठीक है, मैंने पूरा वर्ड में नहीं लिखा हुआ है। जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो गया तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया। बहुत सही, ठीक है। तो अब किसकी बात चल रही है, सॉल्यूशन की। चलो, अपन ने देखा था प्योर ए को लेके, अब मैंने क्या करा हुआ है ना, यहां पर सिर्फ एक बीकर में ए था पहले। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका ए, लेकिन अब मैंने कुछ और भी चीजें इसके अंदर डाल दी हैं, वो है बी, और जो कि ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, तो अब देखो इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये साथ में क्या बन गए, ए और बी बन के सॉल्यूशन बन गया, दो कंपोनेंट है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब जो आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, ये ग्राफ थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। आपको ये एक ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा आएगा। देखो ये जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरो से ही तो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है यहां पर एक एटीएम पर रहेगा तो वो बॉइलिंग पॉइंट ही रहेगा, तो वो बॉइलिंग पॉइंट ही, लेकिन वो अब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना, टीबी आ गया। क्योंकि ये प्योर है तो इसको मैं टीबी नॉट लिख देता हूं, ये वाला टीबी नॉट हो गया। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो यही होता है आपका क्या, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब यहां पे अगर मुझे चेंज निकालना है तो मैं निकाल सकता हूं, तो क्या आएगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू, देखो कितने का चेंज आया प्योर से, टीबी माइनस टीबी नॉट। दिख रहा है, ये क्या है आपका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
जब इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल चीज है ऐड है, माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, ठीक है, इसको ही तो क्या बोला जाता है भाई, इसको ही बोला जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, समझ में आ गया। अब फिर आपका ये फॉर्मूला आता है, ये आपका फॉर्मूला आता है, क्या आता है देखो, डेल्टा टीबी, ये जो आपको दिख रहा है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टीबी से शो करते हैं, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, छोटा वाला भाई मोलैलिटी का, ठीक है। जैसे ही आप ये साइन हटाते हो तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आता है केबी और एम। केबी क्या है, इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर यहां पे मैं बोल सकता हूं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है, ये भी बोल सकता हूं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को। केबी की वैल्यू ज्यादातर 0.52 ही होती है ना। और केबी को निकालने का एक और तरीका है, केबी इज इक्वल टू होता है, केबी इज इक्वल टू आपका होता है, ध्यान से देखना, ठीक है, ये होगा आपका 1000 LV। ये क्या होता है, लेटेंट हीट। ऊपर भी तो एक चीज होती है, ऊपर भी एक चीज होती है, ध्यान रखना, वो होता है RTB0², ये होता है, ठीक है, इसलिए मैंने बाद में लिखा क्योंकि ये आपको अतरंगी सा दिखेगा। आर आपको पता है, TB0 आपको नहीं पता होगा, वो मैं बताऊंगा। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। और 1000 तो 1000 है, और LV है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो मैं आपको आगे लिखा दूंगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ग्राफ को थोड़े अलग नजरिए से भी देख लेते हैं, चलो अच्छे से। ये तो अब मैंने आपको जनरल बताया। अब देखो ग्राफ क्या बन रहा है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ओके, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनेगा प्योर सॉल्वेंट का। ये आपके क्या होगा, ये एक लाइन है, ठीक है, जो 1 atm पर अपने बनाई हुई है, ये प्रेशर है, ओके। अब क्या हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट का मैंने देखा तो मुझे इस पॉइंट पर कट मिला, वो कट को मैं क्या बोलूंगा, और सॉल्यूशन को क्या बोलूंगा, वो इस पॉइंट पे मुझे कट मिला, उस कट को बोला जाता है TB0। तो ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये तो आपका ये हो गया, तो इसी को अपन बोलते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, वापस लिख दे रहा हूं, TB0 TB माइनस TB0, ओके, ठीक है। फॉर्मूला वापस लिख लेंगे एक बार, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो मेरे साथ बोलो क्या आएगा, केबी, और ये मोलैलिटी, ये हो गया डेल्टा टी, ओके। यहां पे केबी का अगर फॉर्मूला निकालना है तो केबी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, RT0 B का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 LV। ये सारी की सारी टर्म एक बार लिख लो तो भूलोगे नहीं। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, LV क्या होता है हमारा, LV देखो गुच्ची पराठा पे मत पहुंच जाना, ठीक है, LV लुई विटॉन नहीं है भाई, ये है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो मैं आधा लिख रहा हूं, ठीक है। और आपका TB क्या होता है, TB होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ओके, ठीक है। अब और कुछ रह गया क्या, केबी आपका क्या है, इब्लूस्कोपिक, EBULIU स्कोपिक कांस्टेंट, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, कांस्टेंट, इसकी वैल्यू ज्यादातर 0.52 ये होती है, ठीक है, क्लियर है। यहां पर आप अपने हिसाब से यूनिट लगा सकते हो। ये आपको ऊपर क्या दिख रहा है, टेम्परेचर दिख रहा है, यहाँ पे नीचे क्या दिख रहा है आपको, हीट दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। चलो इतना क्लियर हो गया। और ये M क्या है, मोलैलिटी, इसको थोड़ा ओपन करके अगर लिखना चाहो तो लिख लो, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है, KB, मोलैलिटी क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन 2000, अगर ये ग्राम में है तो, ठीक है। अब मोलैलिटी तो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्लियर, समझ में आ गया। सेम चीज कुछ में किसमें होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में होता है, उसको अपन आगे पढ़ेंगे, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ओके। चलो इतना लिखो, फिर अपन उसके बारे में देखते हैं, किसके बारे में, फ्रीजिंग पॉइंट के। चलो अब एक और चीज आ गई भाई, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया, अब आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में क्या समझते हो, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर अगर मैं कोई भी लिक्विड की ही बात करूंगा,
ठीक है, चलो गैस से चलते हैं, कम करो। गैस को मैंने क्या किया भाई, कंप्रेस किया। ओके, कंप्रेस किया, लिक्विड बन गया। लिक्विड को मैंने और कंप्रेस किया या फिर कूल किया, क्या बन गया, सॉलिड बन गया। ठीक है, ये तो डायरेक्ट सॉलिड बन गया। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर H2O वेपर प्रेजेंट होगा, H2O गैस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहां पर H2O लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो L लिख देता हूं, यहां पर आप G लिख सकते हो। यहां पर आप H2O गैस सॉलिड फॉर्म में हो गया। ये भाप था, ये पानी है, ये बर्फ है। ठीक है, ये वाटर है, ये आइस है, ये आइस है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, क्या हुआ होगा, लिक्विड से जब यहां पर सॉलिड के बीच में एक ट्रांजिशन आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर टाइम तो कुछ होगा ना, पर्टिकुलर एक पॉइंट होगा जहां पर क्या है, लिक्विड और सॉलिड के बीच में इतना सा फर्क है, इतना सा फर्क है। क्यों, अगर इधर गए तो सॉलिड, इधर गए तो लिक्विड, तो वो ही पॉइंट क्या होता है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट। उसको ही बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अभी ग्राफ से अभी खट से समझ जाओगे, समझ में आ गया। एक पॉइंट होगा जहां पर ट्रांजिशन आ रहा होगा, या फिर मैं एक और चीज बोल सकता हूं, क्या, जहां पर लिक्विड और सॉलिड के बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। उसको ही क्या बोल सकता हूं मैं, उस पॉइंट को ही बोल सकता हूं मैं फ्रीजिंग पॉइंट। उसके उस साइड डायरेक्ट बर्फ, इससे इस साइड डायरेक्ट पानी, ये सब चीज है। ठीक है, चलो एक बार ग्राफ के वो भी समझ लेते हैं। ध्यान से देखो क्या बोल रहा है वो। यहां पर ग्राफ किस किस के बीच में होगा, ध्यान से देखना। ये हो गया एक्सेस वेपर प्रेशर, ये हो गया टेम्परेचर। ओके, ठीक है, यहां पर लिक्विड सॉल्वेंट अभी सिर्फ प्रेजेंट है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर देखो इस साइड आ रहा हूं, ऐसा आ रहा है ग्राफ, ऐसा। ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, और टेम्परेचर को कम किया, तो यहां पर मुझे क्या मिल गया, देखो इस पॉइंट पर दिख रहा है एक हल्का सा एकदम नीचे, यहां से क्या हो गया, सॉलिड सॉल्वेंट चालू हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो पॉइंट है ये क्या है, एक फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या है आपका TF, ये हो गया आपका TF। ठीक है, तो अभी अपन इसको लिख लेंगे, सारी चीज को समझ जाओगे। क्लियर है, ये तो हो गई प्योर सॉल्वेंट की बात। ठीक है, लेकिन प्योर सॉल्वेंट के बारे में थोड़ी ना पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हुआ, तो अब देखना अच्छे से, देखो मजा आएगा। यहां पर मैंने क्या करा हुआ है, अभी जो मैंने आपको बताया वो था प्योर सॉल्वेंट के बारे में। यहां पर आपको जो टेम्परेचर मिला वो क्या मिलेगा, TF0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्योर की बात चल रही थी भाई। ठीक है, यहां पर सिर्फ पानी था, कंपोनेंट A अपन ने पीछे देखा हुआ है, कंपोनेंट A मतलब सिर्फ प्योर A, ब्रैकेट में लिख लो उसको, प्योर A। ओके, अब मैंने यहां पर पथराव कर दिया, रेत डाल दी। रेत डाल दोगे तो वो तो वैसे ही सॉलिड है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, वहां पर जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, कम हो रहा था, बढ़ रहा था। यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। क्यों, बहुत जल्दी से बर्फ बनना, मतलब बहुत जल्दी से जमना चालू हो जाता है। ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने सॉल्यूशन की बात करी, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन की बात करी, तो जो सॉल्यूशन है उसका और गिरने लगेगा, यहां पे आके क्रॉस होता है, यहां पे आके क्रॉस होगा, जहां पर क्रॉस होगा वो क्या होगा, उसका TF होगा। TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो। एक पानी लेना और एक जगह लेना आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लेना। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। आप देखोगे कि ये जल्दी से फ्रीज हो जाता है और ये बहुत देर में फ्रीज होता है। ठीक है, देखो बिल्कुल ही एक अपोजिट है किसका, बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट में अपन क्या देख रहे थे, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा भाई, यहां पर डिक्रीज होगा। तो याद रखना, अगर मैंने कोई भी कंपोनेंट A में, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड किया, कंडीशन ये है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होनी चाहिए, तो यहां पर वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर तो कम ही होगा ना, और सेम टू सेम फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसको मैं कैसे निकाल सकता हूं, देखो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो होगा TF0 माइनस TF। वहां पर उल्टा था, वहां पर उल्टा था। ठीक है, यहां पर उल्टा हो गया है। ध्यान से देखो, यहां पर क्या था आपका, TB0 को अपन माइनस कर रहे थे, राइट। ठीक है, यहां पे देखो
कहां गया, ये देखो टीबी माइनस टीबी नॉट, मतलब प्योर को माइनस करा जा रहा था टोटल से, ठीक है, यहां पर उल्टा हो गया, यहां पर टीएफ माइनस टीबी नॉट हो चुका है। इसको ही क्या बोला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हो गया आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, से बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ग्राफ की बात करी अपन ने ये वाली, ठीक है, कैसा बनेगा ग्राफ, ये हो गया टीएफ नॉट। सॉल्यूशन की बात करोगे तो आपको थोड़ा सा इसको आगे लेके एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये पॉइंट मिलेगा, इस पॉइंट पे अपन बोलते हैं इसको टीएफ। ओके, ध्यान सुनो, तो टीएफ क्या होता है, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, सेम चीज है। डेल्टा टीएफ इज इक्वल हो जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा के एफ और एम, वहां पर आ गया था के बी, यहां पर आ गया के एफ। के एफ क्या है सर, वो मैं आपको बताता हूं। और डेल्टा टी एफ क्या होता है हमारा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ठीक है, यही होता है आपका कौन सा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात करते हैं के एफ की। एम पता है, मोलैलिटी, ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार, एम इज मोलैलिटी, मोलैलिटी। वहां पर इब्लिस्पोके कांस्टेंट था, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। यहां पर क्या हो जाएगा, मोलल बोल रहा हूं, मोलल नहीं, मोलर नहीं बोल रहा हूं, मोलल। यहां पर फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग कांस्टेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग कांस्टेंट लिख सकते हो ये भी, या फिर इसको बहुत अच्छे सा नाम भी दिया गया है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। वहां पर उसकी वैल्यू 0.52 थी, यहां पर इसकी वैल्यू 1.86 होती है, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ऐसे, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो ये होता है आपका फाइनल का फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पर इसको मैं ओपन करके लिख देता हूं, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है, मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू कुछ नहीं, यहां पर इनटू 1000, ऐसे। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। सर के एफ कैसे निकालते हैं, अरे सेम ही तरीका है, के एफ कैसे निकालते हैं, के एफ इज इक्वल टू फिर से आर टी, वहां पर भी था, यहां पर एफ नॉट हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 1000, और आपका क्या था नीचे, वहां पर एल वी था, यहां पर एल एफ हो जाएगा। अब ये सब चीजें क्या है, ये भी समझ लो, बहुत इजी है यार। देखो सब आपको एक चीज कर लोगे ना, जैसे कि आपने अगर परसेंटेज वेट बाय वेट देख लिया, तब आपका पूरे के पूरे परसेंटेज वाले हो जाएंगे। यहां पर अगर आपने एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट देख लिया, तो डिप्रेशन ऑलरेडी आपसे अपने आप आ जाएगा। अब के एफ इज इक्वल टू क्या होता है, देखो आर तो हम सबको पता है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, जब से केमिस्ट्री, जब से कांस्टेंट, ठीक है। टी एफ नॉट स्क्वायर क्या होता है, ये होता है हमारा, अब बताओ क्या होगा ये, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, किसका, सॉल्वेंट का। एल एफ क्या होगा, यहां पर थोड़ा अलग है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, ठीक है, और 1000 तो 1000 ही होगा, स्क्वायर स्क्वायर होगा। क्लियर, समझ में आ गया है ना। तो याद रखना के एफ की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1.86 होती है, याद रख लो तो अच्छी बात है, वरना वो आपको गिवन ही देगा। क्लियर है, तो ये था आपका फ्रीजिंग पॉइंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, तो घबराना नहीं, अपन आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो इतना लिखो, फिर आगे चल। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट चीज है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस। ऑस्मोसिस आप सभी ने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, आप सभी को एक एग्जाम्पल दिया जाता होगा किशमिश का, किशमिश को खारे पानी में डाल दिया, कम नमक वाले पानी में डाल दिया, या फिर नॉर्मल पानी में डाल दिया, तो उस पर बहुत सारी चीजें चेंजेस आती हैं। वही चीज है यहाँ पर भी, बहुत ईजी है, देखो बचपन से पढ़ते हैं ये वाला भी। क्या है ऑस्मोसिस, क्या होता है सर, ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। चलो समझते हैं, देखो ऐसा समझ में नहीं आएगा। ये है मेरे पास एक बीकर, ठीक है, बीकर नहीं, इस बार अपन ले लेते हैं बहुत बड़ा सा डब्बा, टैंक, ओके, ठीक है। यहां पर मैंने इसको सेपरेट करा हुआ है, किस चीज से, ध्यान से देखो, ये जो है मैंने यहां पर ऐसे 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 करके सेपरेट कर दिया, सेपरेट करा गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ये जो सेपरेशन है ना, ये है सेपरेशन, सेपरेशन बाय सेमी परमिएबल, परमिएबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ओके,
ठीक है, इसमें क्या होते हैं, छोटे 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 से होल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है ना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को नहीं आने देता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल को आने देता है। सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसे ही तो होता होगा। चलो अब आगे चलो आगे चलो आगे चलो। यहां पर क्या हुआ है, यहां पर है आपका सॉल्वेंट है, ओके, यहां पर है आपका सॉल्वेंट, इसके अंदर सॉल्वेंट, और इसके अंदर है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मैं इसको बोल सकता हूं ना डायरेक्ट कि ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखे तो, ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। अब ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि सॉल्वेंट का फ्लो होगा कहां से, यहां से यहां तक, इधर। अब यहां से यहां तक क्या होता है सर, ये बताओ, यहां से इधर होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखो बहुत सारे डेफिनेशन है इसके, तो एक चीज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। सर मतलब क्या, यहां पर क्या सॉल्यूट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो मैं ये बोलूंगा कि यहां पर सॉल्यूट का परसेंटेज 0 ही है लगभग। ठीक है, आ कहां पे रहा है, जहां पर सॉल्यूट दिख रहा है, मतलब जहां पर सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर फ्लो ऑफ क्या होगा, फ्लो होगा लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट बोला है। अगर सॉल्वेंट के टर्म में लिखना है तो सॉल्वेंट के टर्म में क्या लिखोगे, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन, टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। एक और तरीका बताऊं, देखो एक और तरीका ये है, एक चीज और लिख सकते हो, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ये भी तो लिख सकते हैं। तो इन सभी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस नॉर्मल सी चीज है भैया, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, याद रखो किसका, सॉल्वेंट का। ठीक है, सॉल्यूट के टर्म में याद रखना है तो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन याद रखो, यहां पर कम है यहां पर ज्यादा है, ऐसे ही फ्लो होता है। यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं, हम ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ एक ही चीज फ्लो कर पा रही है, क्या, सॉल्वेंट नाम की। तो बिल्कुल सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं आने देगा, सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने देगा। ठीक है, तो यहां से पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, तो इस पूरी प्रोसेस को, इन सब की सब प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस बोला जाता है। ये तो ऑस्मोसिस की बात हो गई। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता होगा, आप ध्यान से सुनना। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो इस प्रोसेस को होने से रोक दे। कौन सी प्रोसेस को, ये जो फ्लो हो रहा है ना सॉल्वेंट से प्योर सॉल्यूशन की तरफ, इसको अगर वो रिवर्स कर दे या रोक दे तो उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूंगा। क्लियर, चलो समझते हैं आगे क्या हुआ। ये देखो यहां पे है, पढ़ लेते हैं पहले डेफिनेशन। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू द सॉल्यूशन साइड अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। एक बात बताओ, अच्छा ध्यान से सुनना, ठीक है, पीछे अपन ने पढ़ा ना, यहां से फ्लो हो रहा है, प्रेशर कहां लगाओगे। अब अगर आपको रोकना है तो अगर मैंने यहां प्रेशर लगाया तो और तेजी से फ्लो होगा, तो मैं क्या करूंगा, अपोजिट साइड प्रेशर लगाऊंगा ना, यहां लगाऊंगा तो इस साइड जाएगा। ठीक है, तो ये रुक जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आप ऑस्मोटिक प्रेशर जो लगता है वो कहां लगता है, अपोजिट साइड लगता है, किसके, आपके फ्लो के। चलो देखो, दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो इधर, यहां पर क्या है, यहां पर प्रेशर प्लस क्या लगा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा हुआ है। अब यहां से सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है। अभी देखो सॉल्वेंट से सॉल्यूट है तो यहां पर फ्लो होगा, यहां पर फ्लो होगा, यहां पर फ्लो होगा। ओके, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने प्रेशर एग्जर्ट किया तो ये पिस्टन नीचे जाएगा। ये पिस्टन जैसे ही नीचे जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ये लिक्विड को पुश करेगा इस साइड और ये वाला फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको ही बोला जाता है। इसको शो किससे करा जाता है, पाई से शो करा जाता है। किससे, पाई से इसको शो करते हैं। समझ में आ गया ना, बहुत इजी सा है। वैसे तो जरूरत क्यों पड़ती है, बताओ जरूरत क्यों पड़ती है। क्या किसी ने अपने घर में आरओ का नाम सुना है, सर ये आरओ का पानी पीता है,
आरओ में क्या करते हैं हम, आरओ में हम प्योर ही तो चीजें लेके आते हैं ना। जब इसको ब्लॉक करोगे आपको यहाँ पे सॉल्यूट खारापना नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, प्योर चाहिए। तो अब अगर मैं इसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, तो मुझे सिर्फ यही ये मिलेगा, ठीक है। तो पीने का पानी अच्छा है ना, मैं फालतू की सॉल्ट क्यों पीऊं, मैं पानी ही पीऊंगा। इसलिए अपन आरओ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका नाम क्या होता है, आरओ का फुल फॉर्म ही है रिवर्स ऑस्मोसिस, समझ गए। तो ये सब कहानियां हैं, क्लियर है। चलो अब फॉर्मूला क्या होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, कंसंट्रेशन और आपके टेम्परेचर के, ठीक है। कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो यहां पे आ जाता है एक आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं आर, तो इसको मैं बोलता हूं CRT, ऐसे, ठीक है। तो पाई क्या है भाई, पाई है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर बताने की जरूरत है क्या, ये है टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर T है ना। आर क्या है, अब ये क्या बोला हूं मैं, गैस कांस्टेंट ही होगा और क्या ही होता है इसमें। सी क्या है, कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी लिखा हुआ है, आपने ऊपर पढ़ लिया होगा। ये देखो क्या लिखा है, मोलैरिटी, मोलैलिटी नहीं है, मोलैरिटी है, याद रखना अच्छे से, ठीक है, वरना कंफ्यूज आओ। अब ध्यान से सुनो, जितने भी फॉर्मूले पढ़े, जितने भी पढ़े, डायरेक्ट मत लगाना। कौन सा, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के होता है, ठीक है। डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम के होता है, ठीक है। ये सारे के सारे, लेकिन इनको अपन को सीधे नहीं लगाना है। हाँ सर बिल्कुल, हम तो के भी लगाएंगे और के एफ लगाएंगे, नहीं ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है। अगर ऐसे लगाओगे कि पाई इज इक्वल टू CRT, तो आपको आपके क्वेश्चंस आंसर में थोड़े वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता कि अगर सॉल्यूट जा रहा है तो टूट रहा है या फिर यहां पर एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो इन टर्म्स को अपन को सोचना पड़ता है थोड़ा, उसके अकॉर्डिंग इनमें थोड़ा सा एक चेंज आता है। याद रखना, इन सब में इनटू होता है आई का, और आई क्या है वो आगे आपको कहानी पता चलने वाली है, ठीक है। चलो इतना लिखो, फिर अपन आई के बारे में जानते हैं क्या है। अब आई के पहले जानने से पहले आपको तीन चीजें और पता होनी चाहिए, ठीक है, ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो क्या होता है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। बहुत ईजी है, बहुत ईजी, ध्यान से सुनो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर मैं दो सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, एक ये और दूसरा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ओके। अगर इन दोनों का ऑस्मोसिस प्रेशर सेम है, ठीक है, सेम कंसंट्रेशन है, तो उसको क्या बोलता हूं मैं, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर टू सॉल्यूशन दैट हैव अ सेम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन सेम है दोनों का, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, आइसोटोनिक। सेम अगर देखो हाइपरटोनिक क्या होगा, यहां पे फिर से मैंने ए और बी लिया हुआ है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब यहां पे एक में मैंने नमक ज्यादा डाल दिया, एक में मैंने कम डाला हुआ है, ठीक है। तो देखो वो क्या होगा, जिसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होगा सॉल्ट का या फिर किसी भी चीज का, उसको मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, ए, हाइपरटोनिक। हाइपर का मतलब ज्यादा होता है, हाइपो का मतलब कम होता है, आइसो का मतलब सेम होता है, आप सबको पता ही चीज, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, उसको मैं बोलूंगा हाइपरटोनिक। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि जो ए है, इसको मैं बोल सकता हूं ना, इसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में बी का कंसंट्रेशन कम है, तो बी क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। ये बताने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको आगे रिलेशन आएंगे कुछ ऐसे। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, ओके, दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, अच्छा ये बता दो दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, ऑस्मोटिक, तो फिर ऑस्मोसिस सेम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताओ टेम्परेचर क्या होगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा, कंसंट्रेशन अलग अलग होगा कि नहीं होगा, ठीक है। आई की वैल्यू बताओ इसके कंपैरिजन में क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ध्यान से सुनो। आइसोटोनिक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा, हाइपरटोनिक में अनइक्वल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। मान के चलते हैं पाई वन जो है वो ज्यादा प्रेशर वाला है, कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, तो पाई वन क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक हो जाएगा, और पाई टू फिर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। और अगर दोनों सेम होगा तो वो क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक, ठीक है, क्लियर। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन थे। अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, कुछ यूं, ये क्या है आपकी रेड ब्लड सेल, आरबीसी बोलते हैं जिनको, आरबीसीज हैं, उसके अंदर क्या होता है बताओ,
उसके अंदर एक कंसंट्रेशन प्रेजेंट होता है कि नहीं, समझ में आ गया, उसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलो, तो यहां पर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, उसके अंदर ऑलरेडी एक नमक प्रेजेंट है, ठीक है, और उसको मैंने रखा हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक मतलब कि इसके अकॉर्डिंग में, अगर इसके कंपैरिजन में बात कर रहा हूं, आरबीसी के बाहर कंसंट्रेशन हाई है और अंदर कंसंट्रेशन लो है, तो फिर से सॉल्वेंट का फ्लो होगा तो आपकी आरबीसीज क्या हो जाएंगी, देखो सिकुड़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखो पानी बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर सॉल्यूट का फ्लो होगा ना, ठीक है। सॉल्यूट कहां से कहां फ्लो होती है, हायर टू लोअर, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, ठीक है। तो यहां पर कम है, बाहर ज्यादा है, तो यहां से अंदर आएगी, अंदर से बाहर आएगी, ठीक है। सेम आइसोटोनिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइपोटोनिक में और स्वेल हो जाएगी, पानी अंदर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, अंदर कम है, बाहर ज्यादा है, ठीक है। तो फिर से सॉल्यूट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट का, ठीक है। तो ये होगा, समझ में आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे एक ये एग्जांपल है तो आपको समझ में जाएगा, ये आपको इसमें भी मिलेगा एनसीईआरटी में। क्लियर? तो ये थी हमारी क्लास सॉल्यूशन चैप्टर को लेके। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी और आपने नोट्स भी बहुत प्यारे प्यारे बनाए होंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री है पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।